राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को ईरान वार्ता के लिए इस्लामाबाद जाने वाले अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की यात्रा रद्द की और देश में तनाव एक अलग तरीके से देखने को मिला जब एक बंदूकधारी ने सुरक्षा में हड़कंप मचा दिया, जिससे व्हाइट हाउस संवाददाता डिनर में अफरा तफरी मच गई। ट्रंप ने कहा, यह मुझे ईरान में युद्ध जीतने से नहीं रोकेगा। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ आज के जेरूसलम इनिशिएटिव में। जेरूसलम इनिशिएटिव पर जेएनएस टीवी में आपका फिर से स्वागत है। जॉश हैस्टन यहां एलेक्स ट्रेमन के साथ हैं। बड़ी खबर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर संभावित हत्या का प्रयास। शनिवार रात वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस संवाददाता डिनर के दौरान गोलियों की आवाज आई। 31 वर्षीय संदिग्ध गिरफ्तार हुआ, कोल थॉमस एलन, जो संभवतः कैलिफोर्निया के शिक्षक हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक्स पर प्रतिक्रिया दी, सारा और मैं कल रात राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या के प्रयास से हैरान है। एलेक्स, सारी जानकारी अभी नहीं है। इजराइल राज्य के प्रधानमंत्री ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि ये राष्ट्रपति ट्रंप को निशाना बनाकर किया गया हत्या का प्रयास था। ओह, लगता है ये सच में हत्या का प्रयास था। राष्ट्रपति ट्रंप को वॉशिंगटन डीसी के हिल्टन से तुरंत बाहर ले जाया गया। यही वो जगह है जहां 1981 में राष्ट्रपति रीगन पर हत्या के प्रयास में गोली चलाई गई थी। वे वापस व्हाइट हाउस चले गए। अजीबोगरीब दृश्य थे। आपने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके प्रशासन के अन्य सदस्यों को देखा, जिनमें कैश पटेल और अन्य शामिल थे। आप व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग रूम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं, जहां रिपोर्टर टक्सीडो और अपनी शाम की गाउन में मौजूद थे। राष्ट्रपति ये बता रहे थे कि उन्हें जल्दी से बाहर ले जाया गया और वो आशा करते हैं कि वो इस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में फिर से शामिल हो सकेंगे। ये वही डिनर है जहां आमतौर पर राष्ट्रपति लोगों की खिंचाई करते हैं। मीडिया कुछ सालों से नहीं गई थी, लेकिन वो गए थे। उन्होंने मीडिया का मजाक उड़ाने की तैयारी की, जो मुझे सही लगा, क्योंकि मीडिया उनके खिलाफ लगातार छवि खराब करने की कोशिश करती रहती है और इसलिए वो मजाक उड़ाने वाले थे। उन्होंने कहा कि शायद अगली बार जब वो ऐसा करेंगे तो वो शायद पहले से थोड़ा ज़्यादा अच्छे रहेंगे। उन्होंने कहा, यही कारण है कि व्हाइट हाउस में बॉल रूम होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति के लिए ऐसे वेन्यू सुरक्षित नहीं किए जा सकते। मैं इजराइल के प्रधानमंत्री के बारे में सोचता हूं और उनके साथ कई बार यात्रा की है। जब भी प्रधानमंत्री एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। मेरा मतलब है, जिस तरह से प्रधानमंत्री या संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को इन होटलों के अंदर से लाया जाता है, क्योंकि वे सामान्य रास्ते से नहीं जा सकते। आप जानते हैं, वे हमेशा बुलेट प्रूफ गाड़ियों में सफर करते हैं। वे वाहन से बाहर भी नहीं निकल सकते जब तक कि वाहन के चारों ओर टेंट न लगा दिए जाए, ताकि कोई स्नाइपर साफ निशाना न लगा सके या ये न जान सके कि प्रधानमंत्री या संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कहाँ होंगे। मैं कहूँगा, ये वास्तव में एक भयानक जीवन है, राष्ट्रपति या इजराइल राज्य के प्रधानमंत्री होने का। सुरक्षा की मात्रा के लिहाज से कोई व्यक्ति दुकान जाकर दूध नहीं खरीद सकता। उन्हें पूरी तरह से सुरक्षा और संरक्षण के साथ जीवन जीना पड़ता है, क्योंकि आपके पास हमेशा ऐसे पागल लोग होते हैं जो बार बार ऐसे काम करने की कोशिश करते रहते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, समाज और भी गुस्से में है। एक तरह से ये मीडिया द्वारा भड़काया जाता है, लेकिन ये हिंसक वीडियो गेम्स द्वारा भी भड़काया जाता है। ये डिप्रेशन और चिंता की दवाओं से भी बढ़ता है। सोशल मीडिया भी निश्चित रूप से जिम्मेदार है, यहाँ तक कि लोग एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं और समाज में भावनात्मक बुद्धिमत्ता, ईक्यू की कमी और बंदूकों की उपलब्धता भी इसका कारण है। मेरा मतलब है, लोगों के पास, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका में, असॉल्ट राइफलों तक कहीं ज़्यादा पहुँच है जितनी इजराइल में होती है। वहाँ इतनी ज़्यादा पहुँच नहीं है। तो आप जानते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा आपने शो से पहले कहा था, लगता है ट्रंप की तो जैसे 9 जाने हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें निशाना बनाए जाने का कारण ये है कि वो प्रभावी हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। तो आप जानते हैं, सौभाग्य से ट्रंप ठीक हैं। हम यहाँ इजराइल में उनकी सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। मुझे यकीन है कि ट्रंप के स्वास्थ्य और सफलता के लिए इजराइल में शायद दुनिया के किसी भी अन्य देश से ज्यादा लोग प्रार्थना कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं। आज सुबह इजरायली मीडिया में सवाल था कि क्या शूटर ट्रंप की मध्य पूर्व युद्ध और ईरान नीति के कारण ऐसा कर रहा था। इस सवाल का जवाब फिलहाल हमारे पास नहीं है। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इसका ईरान से कोई लेना देना है। ईरान युद्ध से संबंध के बारे में कहा गया कि ये शायद किसी अकेले हमलावर का मामला है, लेकिन मुझे यकीन है कि आने वाले हफ्तों में और जानकारी सामने आएगी। हमलावर को जीवित पकड़ा गया, उसे निष्क्रिय किया गया,
वो घायल हुआ लेकिन जीवित है। जनीन पिरो के अनुसार, जो कि कार्यवाहक अभियोजक हैं, मेरा मानना है वॉशिंगटन डीसी में उसकी पेशी सोमवार को होगी। और आप जानते हैं, आने वाले दिनों में हमें और जानकारी मिलेगी। तो एलेक्स, चलिए सीधे ईरान की ओर बढ़ते हैं। वहां हत्या के प्रयास से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान में ईरानी अधिकारियों के साथ बैठकें रद्द कर दी थीं। ट्रंप ने शनिवार को कहा कि उन्होंने बातचीत के सिलसिले में इस्लामाबाद की यात्रा रद्द कर दी और जेरेड कुशमैन व स्टीव विटकॉफ को घर पर रहने के लिए कहा। मुझे नहीं पता जेडी वॉन्स को वहां जाना था या नहीं। चलिए वीडियो देखते हैं। आपने सुना होगा, हमने यात्रा रद्द कर दी है और सारे पत्ते हमारे हाथ में हैं। हम हर बार 15 घंटे हवाई जहाज में बैठकर आगे पीछे नहीं जाएंगे, सिर्फ इसलिए कि हमें ऐसा दस्तावेज दिया जाए जो पर्याप्त अच्छा नहीं था। तो हम टेलीफोन पर बात कर लेंगे और वे जब चाहें हमें कॉल कर सकते हैं। मैं ये सब चलाने वाले किसी भी व्यक्ति से बात कर लूंगा, उन्हें पता नहीं है। वे आपस में जबरदस्त लड़ाई कर रहे हैं। संभवतः वे नेतृत्व के लिए लड़ रहे हैं। तो एलेक्स, मेरा ख्याल है कि इस समय सबसे बड़ा सवाल युद्ध विराम की स्थिति को लेकर है। पिछले हफ्ते के बीच में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि इन वार्ताओं के लिए युद्ध विराम बढ़ाया जाएगा। अब वो वार्ताएं नहीं हुई। आप जानते हैं, मैं बार बार अपना फोन चेक मैं लगातार अलार्म सुनने की कोशिश करता रहता हूं कि कहीं ईरान फिर से इजराइल पर हमला करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। अगर वास्तव में अमेरिका ये तय करता है कि वो फिर से ईरान के साथ युद्ध में जा रहा है। अभी स्थिति क्या है? हम यहाँ एक तरह से अनिश्चितता में हैं। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि जो भी दस्तावेज संयुक्त राज्य अमेरिका को दिया गया था, वो एक सख्त रुख वाला दस्तावेज था, जिसमें अमेरिका की अपेक्षाओं के अनुसार कोई भी समझौता नहीं किया गया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने वुडकॉफ और कुशनर की इस्लामाबाद यात्रा रद्द कर दी है, जो लगभग 18 घंटे की लंबी यात्रा है। और मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी इस टिप्पणी में जो कहा, उसमें वो यहाँ की अंदरूनी लड़ाई की बात कर रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि शासन के भीतर गंभीर दरारें हैं। और ये बताया जा रहा है कि कम से कम 3 बड़े अलग अलग गुट हैं। पहला गुट आयतुल्लाह का होगा, सही है। और अभी भी मोशतबा खामनेई, जो कि सर्वोच्च नेता अली खामनेई के बेटे हैं, उनके बारे में खबरें आ रही हैं। उन्हें सर्वोच्च नेता घोषित किया गया था, लेकिन किसी ने उन्हें देखा नहीं है। अफवाहें हैं कि वो या तो गंभीर रूप से घायल हैं, हो सकता है कि उसकी एक टांग गई हो और चेहरे पर चोटें हों, या फिर उनकी मौत हो गई है। उनके जीवित होने या होश में होने की कोई दृश्य पुष्टि नहीं हुई है। तो एक तरफ आपके पास आयतुल्लाह है, जो धार्मिक कट्टरपंथी हैं, और उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ किसी बड़े संघर्ष को पैदा करके वे वास्तव में अपने मेहदी 12वें इमाम की वापसी ला सकते हैं। तो ये धार्मिक कट्टरपंथी हैं। दूसरी तरफ आपके पास सैन्य विंग है, IRGC है, जो नियंत्रण के लिए लड़ रहे हैं और उनके पास हथियार भी हैं, है ना? वे ही हैं जो चेक पॉइंट्स पर निगरानी रखते हैं और ईरानी नागरिकों को विरोध प्रदर्शन करने से रोकते हैं। और फिर दूसरी तरफ आपके पास राजनेता हैं, जैसे राष्ट्रपति पाजेशजियान, विदेश मंत्री अराशकी, और आपके पास ईरानी संसद के स्पीकर ज़लीब्रॉफ हैं। और ऐसी अपुष्ट रिपोर्ट्स आई हैं कि इन सभी को IRGC ने गिरफ्तार कर लिया है। तो हमें तो ये भी नहीं पता कि अब कमान किसके हाथ में है। बाहर की ओर रेजा पलोवी है, जो मेरी नज़र में अपनी स्थिति काफ़ी ऊपर उठा रहे हैं और लगातार सक्रिय हैं। वो इस हफ्ते यूरोप में भी थे। उन्होंने 2 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिनमें अलग अलग जगहों पर 150 से ज़्यादा पत्रकार शामिल थे। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में उनकी आलोचना की, ये कहते हुए कि उनमें से किसी ने भी, एक ने भी युद्ध से पहले विरोध प्रदर्शनों में मारे गए 40,000 ईरानी नागरिकों के बारे में सवाल नहीं पूछा। उन्होंने अभी अभी सांसदों से मुलाकात की है। वो धीरे धीरे लेकिन लगातार सही बातें कहते नजर आ रहे हैं और उनका कद बढ़ता जा रहा है। तो आपके पास ये सभी अलग अलग गुट हैं और किसी को नहीं पता कि कौन उभर कर सामने आएगा। और कई मायनों में जो अभी हो रहा है वो ये है कि आप ईरान के अंदर एक क्रांति के उभरने को देख रहे हैं, जिसकी कुछ समानताएं हैं। जाहिर है परिस्थितियां बहुत अलग हैं, लेकिन 1978 की क्रांति से कुछ समानताएं हैं, जहां आपके पास ये सारी ताकतें अब एक नेता की अनुपस्थिति में सत्ता के लिए संघर्ष कर रही हैं। सही है, 1978 में शाह अपनी सत्ता खो रहे थे। आखिरकार उन्हें निर्वासन जाना पड़ा। यहाँ अली खमेनी हैं, जो सर्वोच्च नेता हैं और खुमैनी के बाद सत्ता में आए।
जो क्रांति के बाद आए थे। अब खामने बाहर हैं, कई गुट सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं और कोई नहीं जानता कौन उभरेगा। और इसलिए आप यहां देख रहे हैं कि ट्रंप इन वार्ताओं के माध्यम से ईरान के अंदर मौजूद सभी दरारों, सभी टूट फूट को उजागर कर रहे हैं। वो हालात को अपने आप आगे बढ़ने दे रहे हैं, लेकिन वो ये कर रहे हैं। एक बड़े सैन्य अभियान के बाद ईरान बेहद कमज़ोर हो गया, उनके पेट्रोकेमिकल्स नष्ट हो गए और फारस की खाड़ी की पूरी घेराबंदी हो गई। अब वहां से ना कुछ बाहर जा रहा है, ना अंदर आ रहा है। तो वो मूल रूप से उनकी किसी भी तरह की आमदनी की सारी क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं। तो अब जो हो रहा है वो ये है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ तक कि IRGC के भी, और इसकी रिपोर्ट्स भी हैं कि मध्य स्तर के कमांडरों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, और इसलिए आप देख रहे हैं कि लोग शासन के खिलाफ हो रहे हैं। तो हो सकता है कि ट्रंप सैन्य हमले में जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो शायद ये देखना चाहते हैं कि किसी तरह ईरानी जनता खुद उठ खड़ी हो। आप चाहते हैं कि ये सारी आंतरिक संरचनाएं ढह जाएं, और हम उसी के बीच में हैं। क्या हमें पता है कि ये कहां जाएगा? नहीं। क्या राष्ट्रपति को अधिकार है कि फिर से सैन्य हमले शुरू करें? बिल्कुल। क्या प्रधानमंत्री नेतन्याहू तुरंत कार्रवाई को तैयार हैं अगर राष्ट्रपति इशारा दें? बिल्कुल। और मुझे पूरा यकीन है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू और IDF उन कट्टरपंथियों को खत्म करना चाहते हैं जो ईरान में असली पतन और शासन परिवर्तन के रास्ते में खड़े हैं। इस हफ्ते रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि इजराइल ईरान से फिर लड़ने को तैयार है और अमेरिकी मंजूरी का इंतजार कर रहा है, ताकि ईरान की ऊर्जा साइट्स और बचे हुए नेतृत्व को निशाना बनाया जा सके। राष्ट्रपति ट्रंप इस हफ्ते ट्रू सोशल पर काफी सक्रिय रहे और पाकिस्तान जाने वाले प्रतिनिधिमंडल के रद्द होने तक का पल पल का ब्यौरा देते रहे। उन्होंने हफ्ते के बीच में या हफ्ते की शुरुआत में कहा कि पाकिस्तान के अनुरोध और ईरान की हलचल के कारण मैंने बुधवार के बाद भी युद्ध विराम जारी रखने पर सहमति दी है। गुरुवार को उन्होंने कहा कि हम ईरान के साथ अच्छा कर रहे हैं, चीजें सही दिशा में बढ़ रही हैं, जल्द अच्छी खबर मिल सकती है। लेकिन शुक्रवार को प्रतिनिधिमंडल रद्द कर दिया गया। जैसा कि वीडियो में दिखा, वो अभी भी सार्वजनिक रूप से आशावादी हैं कि कुछ न कुछ होगा, चाहे बैठकें हों, ना हों या शायद फोन पर बातचीत हो जाए। जैसा आपने कहा, राष्ट्रपति कह सकते हैं कि समय अमेरिकियों के साथ है, ईरानियों के नहीं, और वे इंतजार की रणनीति अपनाएंगे। हाँ, राष्ट्रपति कह रहे हैं कि समय अमेरिकियों के पक्ष में है। ये पारंपरिक सोच के खिलाफ है ना? क्योंकि ट्रंप वो 24 घंटे चलने वाले मीडिया चक्र में है। उनके सामने मिड टर्म चुनाव भी आ रहे हैं। उनके पास ऑफिस में सिर्फ 2 साल और 6 महीने बचे हैं। जैसे उन्हें अपनी योजनाएं जितनी जल्दी हो सके पूरी करनी है। ईरानी लोग सर्वाइवल गेम खेल रहे हैं, जिसे जितना लंबा खींचेंगे, जीतने की संभावना उतनी बढ़ेगी। और वे ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि जाहिर है ट्रंप प्रशासन के अंत में या तो कोई ज़्यादा दोस्ताना प्रशासन आ जाए, यानी डेमोक्रेट प्रशासन। कौन? डेमोक्रेट्स ने दिखाया है कि वे ईरानियों को जितना हो सके रियायत देते हैं। बाइडेन प्रशासन और ओबामा प्रशासन ने ईरान को जबरदस्त रियायतें दी हैं। निश्चित रूप से कमल हैरिस, जो एक और डेमोक्रेट हैं, वही करेंगी, या शायद कोई वैकल्पिक रिपब्लिकन, एक लिबर्टेरियन रिपब्लिकन प्रशासन जो बस मध्य पूर्व में शामिल नहीं होना चाहता, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे ईरानी लोग मानते हैं कि वे राष्ट्रपति ट्रंप की तुलना में ज़्यादा आसानी से अपने हिसाब से चला सकते हैं, जबकि ट्रंप दिखा रहे हैं कि वे ईरान पर हमला करने और उसे परमाणु हथियार न मिलने देने को तैयार हैं। तो वे लंबी रणनीति अपना रहे हैं। लेकिन ट्रंप जो इस नाकेबंदी के साथ कर रहे हैं, वे वास्तव में ईरानी अर्थव्यवस्था में जो कुछ भी बचा था उसे पूरी तरह से दबा रहे हैं। आपने देखा कि राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने ईरानी नागरिकों से कम बिजली इस्तेमाल करने का अनुरोध किया, चेतावनी नहीं दी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि शायद अब उनकी बिजली संयंत्रों को ईंधन देने की क्षमता भी कम हो रही है। उनके सारे संसाधन खत्म होते जा रहे हैं। तो हम देखेंगे कि आने वाले हफ्तों में क्या होता है। ट्रंप ने यह स्वीकार किया है कि घेराबंदी, इस बंदी और होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकाबंदी के साथ असल में ईरान ही है जिसके पास समय कम होता जा रहा है। जैसा आपने कहा एलेक्स, होर्मुज जलडमरू मध्य में घेराबंदी है, ईरानी बंदरगाह बंद है और अमेरिका ईरान या उससे जुड़े जहाज़ों को चलने नहीं दे रहा।
ट्रंप ने पिछले गुरुवार ट्रूथ सोशल पर कहा कि उन्होंने अमेरिकी नौसेना को आदेश दिया है कि उस क्षेत्र में चलने वाली किसी भी नाव को मार दिया जाए। वो खासतौर पर उन नावों को देख रहे हैं जो वहां बारूदी सुरंगें बिछा सकती हैं। इसी समय वहां पर ये बारूदी सुरंग हटाने वाली नावें हैं। अमेरिकी नौसेना की नावें हैं जो राष्ट्रपति के अनुसार इस समय जलडमरू मध्य को साफ करने में बिल्कुल भी हिचकिचा नहीं रही हैं। वे कहते हैं कि होर्मुज जलडमरू मध्य में बारूदी सुरंगों की सफाई 3 गुना बढ़ानी चाहिए। हाँ, जलडमरू मध्य के बंद होने पर कई चीजें हो रही हैं। एक और बारूदी सुरंग हटाने का अभियान है और आप अमेरिकी राष्ट्रपति को कहते देखते हैं कि ये सिर्फ अमेरिकी नौसेना की बात नहीं, वे अन्य देशों से होर्मुज जलडमरू मध्य में बारूदी सुरंगें हटाने को जहाज भेजने का अनुरोध कर रहे हैं। क्या वे ऐसा कर रहे हैं? तुर्की ने भी होर्मुज जलडमरू मध्य में बारूदी सुरंगें हटाने की पेशकश की है। ये कहा जा रहा है कि स्वतंत्र देशों के लिए यहां से यहां आवाजाही की स्वतंत्रता बनाए रखना स्वतंत्र देशों की जिम्मेदारी है। तो आपके पास ये मुद्दा है कि ट्रंप चाहते हैं कि दूसरे देश आएं और इस अभियान का हिस्सा बने, क्योंकि आखिरकार उन्हीं देशों को इन जलडमरू मध्यों की अमेरिका से ज्यादा जरूरत है। आपके पास एक और मुद्दा है कि ईरान में आने वाले सामान की नाकाबंदी हो रही है और एक चीनी जहाज को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जब्त कर लिया गया है। असल में वे कह रहे हैं कि कुछ तोहफे इतने अच्छे नहीं थे जिन्हें चीनी ईरान में लाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए ठोस ईंधन या कुछ और। हमें नहीं पता कि वो क्या था, कोई बता भी नहीं रहा है। तो आप जानते हैं, ये फिर से हथियारों से लैस होने से रोक रहा है। ये ईरान में आपूर्ति पहुंचने से रोक रहा है। समुद्री बारूदी सुरंगों का अंतर्राष्ट्रीय सवाल है। तेल निर्यात भी है जिसकी ईरान को जरूरत है। और ट्रंप कह रहे हैं कि ईरानियों को निर्यातित तेल के मामले में रोजाना 4 से 500 मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। लेकिन एक और बात है, जब आपके पास ये तेल के कुएं होते हैं, जब वे तेल निकालते समय खाली नहीं हो पाते, तो होता ये है कि, और यही मैं पढ़ रहा हूं, मैं इस बात का विशेषज्ञ नहीं हूं कि ये पेट्रोकेमिकल सुविधाएं, तेल की सुविधाएं ठीक से कैसे काम करती हैं, लेकिन रिपोर्ट्स हैं कि अगर वे तेल पैदा नहीं कर पाती तो वे ठीक से काम करना बंद कर देती हैं और फिर उसे जहाज़ों पर लाद नहीं पाती। तो ये तथ्य कि कुछ भी बाहर नहीं जा रहा है, ये ईरान की तेल क्षमताओं को लंबे समय में भी नष्ट कर सकता है। एलेक्स, जैसा आपने कहा और राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ट्रूथ सोशल पर यही कहा, ईरान आर्थिक रूप से ढह रहा है और चाहता है कि होर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुले। उन्हें पैसों की बेहद जरूरत है। हर दिन 100 मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। सेना और पुलिस वेतन ना मिलने की शिकायत कर रहे हैं, एसओएस। ये राष्ट्रपति के शब्द हैं। सही है। और ईरानी, आप जानते हैं, वे पैसे छाप सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि उस पैसे की कीमत क्या है। युद्ध से पहले रियाल की कीमत $1 के मुकाबले लगभग 12 लाख थी। तो आप जानते हैं, ईरानी पैसे छाप सकते हैं, लेकिन उस पैसे की खरीद शक्ति इस समय, मेरा मतलब है, मैं कहना चाहता हूं कि बेकार से भी बदतर है। मुझे नहीं पता इसे और कैसे कहें। तो भले ही वे आईआरजीसी को भुगतान करने के लिए पैसे छापें, वे अब उस पैसे से कुछ भी नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि आप जल्द ही ईरान के अंदर अन्य प्रकार की वस्तुओं की कमी देखेंगे। और मेरा मानना है कि सवाल ये है कि हमें बस देखना होगा कि ये रणनीति कैसे सामने आती है। क्या ईरान के अंदर वैकल्पिक हथियार आ जाएंगे? क्या ईरानी कुर्द सीमा पार करेंगे और ईरानी विपक्ष को आईआरजीसी के खिलाफ लड़ाई में मदद करना शुरू करेंगे? क्या वे हथियार पहुंचाएंगे जिनका राष्ट्रपति ट्रंप ने रहस्यमय तरीके से जिक्र किया था कि वे ईरान की ओर भेजे जा रहे हैं, लेकिन जिन्हें दूसरों द्वारा रोका जा रहा था? क्या किसी समय संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रेजा पालोवी के संबंध में रुख बदलेंगे? वो हमेशा कहते रहे हैं कि रेजा पालोवी सही व्यक्ति नहीं है, वो अच्छे हैं, पर ईरान में किसी स्थानीय की जरूरत है। और शायद ये सब सिर्फ एक दिखावा है ताकि ऐसा लगे कि शाह के बेटे रेजा पहलवी अमेरिकी मोहरा नहीं है। तो अगर राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं, ठीक है, हमें नहीं लगता कि रेजा पालवी वही हैं, लेकिन ईरानी जनता इसकी मांग कर रही है। या तो ये अंदर से आता है या बाहर से, किसी और स्रोत से। तो शायद किसी बिंदु पर ट्रंप पलटकर कहेंगे, ठीक है, हाँ, ये स्पष्ट लगता है कि रेजा पालवी ही वो व्यक्ति हैं। तो वो बाहर से अपना काम कर रहे हैं। ट्रंप अपना काम कर रहे हैं,
आर्थिक नाकेबंदी के साथ। आर्थिक नाकेबंदी जो सैन्य हमलों के बाद आई, जिनमें वरिष्ठ नेतृत्व का बड़ा हिस्सा खत्म हो गया और यहाँ वार्ताओं में दरारें उजागर हो रही हैं। ये मत भूलिए कि कुछ हफ्ते पहले ही मोसाद के प्रमुख डेविड बार्नी ने कहा था कि शासन को तोड़ने के प्रयासों में समय लगेगा और ये सैन्य अभियान रुकने के बाद ही होंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये अब सामने आने लगा है। मुझे लगता है कि जो आलोचक कहते हैं कि ईरानी अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप को मात दे रहे हैं, मुझे लगता है राष्ट्रपति ट्रंप सही हैं जब वे कहते हैं कि फिलहाल अमेरिका के पास सारे पत्ते हैं और ईरान के पास कम। और अब हमें बस देखना है कि ये सब कैसे आगे बढ़ता है। हाँ, हमें देखना होगा मामला कहां जाता है। ये अभी खत्म नहीं हुआ। साथ ही हम उत्तर में लेबनान के ईरानी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह से भी निपट रहे हैं। इस हफ्ते इजरायली प्रतिनिधिमंडल अमेरिका में था, जहां मार्को रूबियो भी थे और उन्होंने लेबनान से युद्ध विराम या सामान्यीकरण के लिए सीधी बातचीत की। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस हफ्ते 3 हफ्ते के युद्ध विराम की घोषणा की। उसी समय वहां हिजबुल्लाह भी है। हिजबुल्लाह बार बार इजरायल और लेबनान के युद्ध विराम का उल्लंघन करता है। मैं ये नहीं बता सकता कि उसने सप्ताहांत में कितने प्रोजेक्टाइल दागे। कल शनिवार रात प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बताया कि उन्होंने आईडीएफ को लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जोरदार हमला करने का आदेश दिया है। शनिवार रात उनके कार्यालय ने ये बयान दिया। तो इजराइल जो लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकवादी ठिकानों को निशाना बना रहा है, यहां तक कि युद्ध विराम के दौरान भी, जो हमें करने की अनुमति है। फिर आप देखते हैं कि हिजबुल्लाह बार बार युद्ध विराम तोड़कर इजराइल की उत्तरी सीमा पर समुदायों पर मॉर्टर और रॉकेट दागता है। असल में ये युद्ध विराम नहीं है। भले ही कागजों पर 3 हफ्ते का विस्तार है, लेकिन उत्तरी इजराइल में हालात बहुत तनावपूर्ण है। ठीक है, तो करीब 1 हफ्ता पहले जब हम बात कर रहे थे, तब मुझे लगा था कि लेबनान में युद्ध विराम लंबी अवधि की बातचीत के आधार पर बना रहेगा और ईरान के साथ युद्ध विराम टूट जाएगा, क्योंकि ईरान अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ समझौता करने में असमर्थ रहेगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि ईरान में इसका उल्टा हो रहा है। राष्ट्रपति चाहते हैं कि आर्थिक नाकेबंदी अपना असर दिखाए। वे सैन्य संघर्ष फिर से शुरू करने की जल्दी में नहीं है। लेकिन यहाँ जैसे ही इजराइल और लेबनान के बीच बातचीत आगे बढ़ रही है और वे आशाजनक दिख रही हैं, आप देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह नहीं चाहता कि ऐसा हो, तो वे इजराइल पर गोलीबारी करके बातचीत को विफल करने की कोशिश कर रहे हैं। मूल रूप से यह दिखा रहे हैं कि वे अधिक शक्तिशाली ताकत हैं और वे एक ऐसी ताकत हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेबनान सरकार, आप जिस सरकार से बात कर रहे हैं, असल में वही पक्ष नहीं है जिससे आपका युद्ध है। इजराइल का युद्ध हिजबुल्लाह से है। ये लेबनानी सरकार से बातचीत कर रहा है। लेबनानी सरकार के पास उसने कभी भी ये क्षमता साबित नहीं की है कि वो हिजबुल्लाह को कुचल सके। हिजबुल्लाह पर एक तरफ से दबाव डाला जा रहा है क्योंकि उनके समर्थक ईरान अब उन्हें हथियार या फंडिंग नहीं दे रहे हैं। सही है। यहाँ ईरान की आर्थिक नाकाबंदी से हिजबुल्लाह के पास न पैसा है न हथियार मिल रहे हैं। सीरिया की तरफ पहले बशर असद थे, जो सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति थे, जो हिजबुल्लाह के कुछ हद तक समर्थक भी थे। वे सुरक्षा के लिए हिजबुल्लाह पर निर्भर थे। इसी कारण उन्होंने सीरिया को ज़मीनी पुल बनाकर हिजबुल्लाह को फिर से हथियार व आपूर्ति मिलने दी। सीरिया में अल-शारा है, वो कोई दोस्त नहीं है। अल-शार इजराइल के दोस्त नहीं है, लेकिन वो हिजबुल्लाह के दुश्मन है। सही है। हिजबुल्लाह की कमजोरी ने ही अल-शारा को आने दिया और हमने वास्तव में रिपोर्टें देखी हैं कि अल-शारा और उनकी सेना ने लेबनान में कुछ तस्करी के प्रयासों को नाकाम किया है, हथियार जब्त किए हैं, सीरिया और लेबनान के बीच सुरंगों का पता लगाया है। तो अभी के लिए मेरे दुश्मन का दुश्मन, मैं नहीं जानता कि आप उसे मेरा दोस्त कहेंगे या नहीं, लेकिन हिजबुल्लाह को कमज़ोर करने में वो उपयोगी है। और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह पर लेबनान और इजराइल के बीच कूटनीतिक प्रयासों के कारण दबाव डाला जा रहा है। ये तथ्य है कि लेबनानी सरकार और राष्ट्रपति जोसेफ आयून, जो ईसाई हैं, देश में हिजबुल्लाह पर फिर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस बातचीत के दौरान उन्होंने इजराइल के बारे में अच्छी बातें नहीं कही हैं, भले ही उनके राजदूत, इजराइल के राजदूत येखिल लाइटर के सामने बैठे हैं। अगर संभव हो तो वीडियो पर चलते हैं। पिछले हफ्ते वॉशिंगटन में हुए प्रतिनिधि मंडलों की वीडियो देखें।
हमारी लेबनान के बहुत कुछ अधिकारियों और इज़राइल के बहुत कुछ अधिकारियों के साथ शानदार बैठक हुई और हमें लगता है कि लेबनान के राष्ट्रपति और इज़राइल के प्रधानमंत्री अगले कुछ हफ्तों में यहाँ आएंगे। उन्होंने अतिरिक्त 3 हफ्तों के युद्ध विराम पर सहमति दी है। अब कोई गोलीबारी नहीं होगी। देखते हैं क्या होता है। उम्मीद है ऐसा ही होगा। उस वक्त ऐसा नहीं होगा, लेकिन उन्हें हिजबुल्लाह पर भी ध्यान देना है। ये सभी को स्थायी शांति के लिए काम जारी रखने का समय देता है। दो देशों के बीच जो शांति चाहते हैं, दोनों ही एक ही आतंकवादी संगठन के शिकार हैं। एक ऐसा आतंकवादी संगठन जिसने निसंदेह इजराइल को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन लेबनान के लोगों को भी नुकसान पहुंचाया है। लेबनान के लोग शांतिपूर्ण और समृद्ध देश में रहने के हकदार हैं। वहां बैठक सकारात्मक रही, लेकिन एलेक्स लेबनानी अब भी इजराइल के बारे में अच्छी बातें नहीं कह रहे, भले ही वे वॉशिंगटन में साथ हैं। वे अपनी जान के डर से ऐसा कर रहे हैं। अगर कहें इजराइल हमारा दोस्त है तो डरते हैं मार देंगे। इस समय उनके पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वे बातचीत की मेज पर बैठें। सबसे अधिक संभावना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति उन्हें लालच दे रहे हैं अरबों डॉलर की फंडिंग के मामले में, ठीक वैसे ही जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने सीरिया में अल-शारा को अरबों डॉलर की प्रतिबंधों में राहत दी थी। लेबनानी सरकार को उम्मीद है कि अगर उन्हें अमेरिका से अच्छा वित्तीय पैकेज मिले तो यही उनकी ताकत बनेगी। यहां आर्थिक और सैन्य दोनों तरह की ताकत है, लेकिन लेबनानी सेना के पास सैन्य बढ़त नहीं है। वे उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार को पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक ताकत मिले और उन्हें इजराइल राज्य के साथ बातचीत करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मैं कहूंगा कि इजराइल भी वास्तव में इस बातचीत के लिए मजबूर हो रहा है। अब जाहिर है इजराइल इन दीर्घकालिक फायदों को देखता है ना? अगर हिजबुल्लाह पर वास्तव में दबाव डाला जा सकता है, अगर इजराइल को हिजबुल्लाह पर गोली चलाने का अधिकार बना रहता है, यहां तक कि युद्ध विराम के दौरान भी, तो इसका मतलब है कि आप मूल रूप से युद्ध विराम का अर्थ ही फिर से परिभाषित कर रहे हैं। हिजबुल्लाह इस समझौते में शामिल नहीं है। तो जब आप लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध विराम की बात करते हैं, हिजबुल्लाह वे युद्ध विराम को स्वीकार नहीं करते। इजराइल को कार्रवाई का अधिकार बना रहता है। ये तथ्य कि हिजबुल्लाह इतनी कमजोर हो गई है, यही एकमात्र चीज है जो वास्तव में लेबनान सरकार को इजराइल के साथ इन वार्ताओं में बैठने की अनुमति देती है। ये तथ्य कि माइक हकाबी, जो इजराइल में अमेरिकी राजदूत हैं, वॉशिंगटन गए हैं, हमें नहीं पता था किस लिए। अब वो इन वार्ताओं में शामिल होने जा रहे हैं। ये शायद एक जिम्मेदारी है जिसका मकसद प्रधानमंत्री नेतन्याहू और दूसरों को इन वार्ताओं को जारी रखने के महत्व के बारे में समझाना है, क्योंकि जाहिर है यहाँ येखिल लाइटर इजराइल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो रॉन डर्मर के बहुत करीबी हैं। इन वार्ताओं में प्रधानमंत्री उनकी बात सुनते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि, मेरा मानना है कि अमेरिका चाहता था कि वहाँ एक और व्यक्ति हो जो इन वार्ताओं में शामिल हो और जिसकी बात प्रधानमंत्री नेतन्याहू सुने और उनका सम्मान करें। इसी वजह से अमेरिका के राजदूत लेबनान और इजराइल दोनों के लिए अब इन वार्ताओं का हिस्सा बन रहे हैं। ये वार्ताएं जारी रहेंगी, भले ही इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच गोलीबारी जारी रहे। और ऐसा लगता है कि हिजबुल्लाह को अभी और थोड़ा कमजोर किया जाना बाकी है। हाँ, लेबनान को ये काम दूसरे लेबनान युद्ध के अंत में करना था, लेकिन नहीं हुआ। अब देखना है मामला कहाँ जाता है। इजराइल की बेशक हमारे पड़ोसी जॉर्डन, मिस्र के साथ शांति संधि है और शायद एक दिन लेबनान के साथ भी हो, लेकिन हिजबुल्लाह वहां अब भी एक अनिश्चित तत्व बना हुआ है। हाँ, ये देखना बाकी है कि जोसेफ ओने ने इस बीच कहा है कि वो प्रधानमंत्री से मिलना नहीं चाहते। करीब एक हफ्ते पहले ऐसी खबरें आई थीं कि दोनों नेता बहुत जल्द वॉशिंगटन जा सकते हैं। ऐसा लगता है कि वे खबरें थोड़ी जल्दी आ गई थी, है ना? मतलब ये कि इन वार्ताओं को प्रक्रिया में थोड़ा और आगे बढ़ना होगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अयोन वास्तव में नेतन्याहू के साथ बैठक करेंगे ताकि व्हाइट हाउस के लॉन पर उस तरह की हैंडशेक देखी जा सके। निश्चित रूप से ये एक मेरा मानना है कि ये मध्य पूर्व के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी और इजराइल और उन अन्य देशों के बीच एक और अहम कदम होगा जो पहले खुद को इजराइल के साथ संघर्ष में देखते थे। मार्को रूबियो कह रहे हैं कि इजराइल और लेबनान का एक ही दुश्मन है, हिजबुल्लाह। अगर हिजबुल्लाह हट जाए तो तस्वीर बदल सकती है। असल में लेबनान और इजराइल के बीच सामान्य संबंध न होने का कोई कारण नहीं है। अब सवाल है कि लितानी नदी के दक्षिण में इजराइल द्वारा खाली किए क्षेत्र का क्या होगा।
इजराइल लेबनानी नागरिकों से कह रहा है वहां वापस मत आओ, लितानी के पास मत जाओ, वापस मत आओ। रिपोर्ट्स हैं कि वे लोग वापस नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं इजराइल अब भी बफर जोन बनाए हुए हैं और आगे क्या होगा। ऐसी बातें हो रही हैं कि शायद इसे एक आर्थिक क्षेत्र के रूप में बनाया जा सकता है, सही है, जिसे इजराइल सैन्य रूप से सुरक्षित रखेगा, लेकिन अब नागरिकों या हिजबुल्लाह को लितानी नदी के दक्षिण में जाने की अनुमति नहीं होगी। एलेक्स, अगर हो सके तो मैं विषय बदलना चाहता हूं। चुनावी मौसम है। कानून के अनुसार इजराइल को नेसेट चुनाव अधिकतम अक्टूबर तक कराने होंगे। अभी अप्रैल का अंत है, देखना होगा आगे क्या होता है। ये अगले 90 दिनों की अवधि या अक्टूबर तक भी हो सकता है। देखना होगा प्रधानमंत्री नेतन्याहू क्या करना चाहते हैं। वो चुनावों की घोषणा कर सकते हैं और फिर हमारे पास 90 दिनों में चुनाव हो सकते हैं। लेकिन सप्ताहांत में ऐसी रिपोर्ट्स आई कि असंतुष्ट, जिन्हें मैं कहूंगा लिकुड पार्टी के सदस्य शायद कोई अलग पार्टी बना रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आप इसे दक्षिणपंथी पार्टी कहना चाहेंगे या सेंटर के दाईं ओर या कुछ और। लिकुड में कई सालों से कई लोग हैं, जिनमें सांसद यूली एडल्स्टीन भी हैं। आपके पास शिरेन हास्कल हैं जो गिदोन सार की न्यू होप पार्टी से हैं, और अन्य लोग भी हैं जो नेतन्याहू से खुश नहीं हैं पर दाईं ओर रहना चाहते हैं। हम इस नए संभावित, जैसा कि वे यहां कहते हैं, लिकुड बी या लिकुड की बी टीम के बारे में क्या जानते हैं? हम इस संभावित नई पार्टी के बारे में क्या जानते हैं? सबसे पहले ये निश्चित रूप से बी टीम है, ये ए टीम नहीं है, ठीक है? ये लिकुड के सुपरस्टार नहीं है। किसी समय इनमें से कुछ लिक्विड में उभरते सितारे थे, लेकिन हमने ऐसा पहले भी होते देखा है। हमने गिदोन सार को अलग होते और न्यू होप पार्टी बनाते देखा था। हमने कहरौन को लिकुड से अलग होते और एक नई पार्टी बनाते देखा था। और ये पार्टियां वे कैनेसेट में आ सकती हैं क्योंकि लिक्विड प्राइमरी का तरीका ऐसा है कि सूची में ऊपर चढ़ने का एकमात्र तरीका है कि लोग प्राइमरी में आपके लिए वोट करें। तो आप जानते हैं लिक्विड के अंदर इनमें से कई सांसदों के पास अपना छोटा सा समर्थन आधार होता है और वे उस आधार का एक निश्चित प्रतिशत अपने साथ नई पार्टी में ला सकते हैं। आप जानते हैं हमने ऐसा पहले भी होते देखा है और इन सभी मामलों में होता यह है कि वो पार्टी कैंसेट में आ जाती है। आप जानते हैं वे बहुत हंगामा करती हैं और अगला चुनाव आते ही वे कैंसेट से बाहर हो जाते हैं और आप जानते हैं शर्मिंदा होकर वापस लिकुड में लौट आते हैं, जैसे गिदोन सार जो अब विदेश मंत्री हैं, क्योंकि वे वापस लिकुड में आ गए। लेकिन हाँ, ये चुनाव का मौसम है। मुझे नहीं लगता कि इस समय हमारे यहाँ जल्दी चुनाव होंगे। सबसे अधिक संभावना है कि चुनाव आखिरी तारीख पर ही होंगे, वो है 27 अक्टूबर। लोगों ने कहा था कि ये सरकार सबसे कम स्थिर है, सबसे ज्यादा बटी हुई है और गिरने वाली है। ये पहली सरकार है जो कई सरकारों के बाद 4 साल से ज्यादा पूरा कार्यकाल चला है। ये प्रधानमंत्री नेतन्याहू की बड़ी राजनीतिक उपलब्धि है और वो स्थिरता जो इजराइल को इस 2.5 साल से ज्यादा समय से चल रहे युद्ध में चाहिए थी। लेकिन अब आपको कई राजनीतिक हलचलें सुनने को मिलेंगी, आप अलग अलग देखेंगे। लिकुड के असंतुष्ट सदस्य जो लिकुड सूची में अपनी कमजोर होती सीटें और स्थिति देख रहे हैं, अलग अलग गठजोड़ बना रहे हैं। वे देखना चाहते हैं कि क्या वे कुछ नया बना सकते हैं। आप नफ्ताली बेनेट या गड्डी आइजनकोट के उभरने की बातें सुनते हैं और आप अभी हर तरह के अलग अलग सर्वेक्षण भी देख रहे हैं। और इसी पिछले हफ्ते चैनल 12 का एक सर्वेक्षण आया जिसमें दिखाया गया कि विपक्ष को 70 सीटें मिली। फिर आप श्लोमो फिल्बर द्वारा किया चैनल 14 का सर्वेक्षण देखते हैं। मैं सुझाव दूंगा कि श्लोमो फिल्बर इजराइल के बेहतरीन पोलस्टर हैं जिन्होंने कई चुनावों में राजनीतिक नक्शे को सबसे बेहतर समझा है, क्योंकि वे सवाल पूछने का तरीका अलग रखते हैं। उनके सर्वेक्षण अक्सर असली चुनाव परिणामों के सबसे करीब रहे हैं और उन्होंने अपने आखिरी सर्वेक्षण में दिखाया जिसे चैनल 14 ने जारी किया था। वो चैनल 14 का सर्वे था कि गठबंधन दलों को 66 सीटें मिलेंगी, जिसका मतलब है कि अगली सरकार में एक और बहुत साफ सुथरा और मजबूत गठबंधन बनेगा। तो आप बहुत सारे सर्वेक्षण देखेंगे, आप बहुत सारी राजनीतिक चालबाजियां देखेंगे। मुझे लगता है कि आप नए दलों का गठन भी देखेंगे जो अभी इस कैनेसेट का हिस्सा नहीं हैं, जिनमें शामिल हो सकते हैं ऐसे लोग जैसे ऑफर विंटर जो आईडीएफ के दक्षिणपंथी धड़े से आते हैं, जो एक राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते हैं। आमिर अवीवी बिड खुनिस्तिम के जो शायद एक राजनीतिक पार्टी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमें अभी ठीक नहीं पता कि कौन चुनाव लड़ रहा है, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि हम चुनावी मौसम में हैं।
मुझे चिंता है कि आने वाले कुछ महीनों में यहाँ इज़राइल में जो राजनीतिक चर्चा होगी वो बिल्कुल ही खराब और जहरीली होने वाली है। आपके पास इस सरकार से पहले के 5 चुनावी चक्रों का सारा दर्द है, न्यायिक सुधारों का दर्द है और फिर 7 अक्टूबर का दर्द है। ये तथ्य कि आपके पास अभी तक जांच आयोग भी नहीं है और अभी सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है कि क्या कोर्ट सरकार को जांच आयोग बनाने के लिए मजबूर कर सकती है। सरकार कह रही है हाँ, जांच आयोग जरूरी है, लेकिन ये सिर्फ युद्ध के बाद ही होना चाहिए। युद्ध लगातार खिंचता जा रहा है। फिर भी प्रधानमंत्री नेतन्याहू सर्वे में आगे हैं, अपने सभी संभावित विरोधियों से आगे हैं, जिनमें आइजनकोट और बेन भी शामिल हैं। सभी सर्वेक्षणों में 14-12, खासकर प्रधानमंत्री बनने की उपयुक्तता के सवाल में। तो भले ही पार्टी स्तर पर ऐसा हो, और ये एक संसदीय प्रणाली है जहां लोग सीधे प्रधानमंत्री के लिए वोट नहीं करते, वे राजनीतिक पार्टियों के लिए वोट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पार्टियां बदल सकती हैं। आप देख सकते हैं कि अलग अलग गठबंधन प्रयास कर सकते हैं ताकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू को सरकार बनाने से रोका जा सके, जैसा कि हमने पिछले चुनाव में देखा था, जहां नफ्ताली बेनेट केवल 5% लोकप्रिय वोट के साथ प्रधानमंत्री बन गए थे, क्योंकि संसद ने मूल रूप से एक ब्लॉकिंग गठबंधन बना लिया था। ये संसदीय तख्तापलट था ताकि नेतन्याहू प्रधानमंत्री ना बने। इस बीच एक बार फिर प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस समय इजरायलियों के बीच प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त माने जा रहे हैं। पिछले शुक्रवार प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बताया कि उन्होंने प्रोस्टेट के शुरुआती कैंसर का इलाज कराया और अब पूरी तरह ठीक हैं। ईरान के साथ युद्ध की स्थिति के कारण घोषणा में देरी हुई। हम प्रधानमंत्री को स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देते हैं। अगर हम इस पर राजनीतिक दृष्टिकोण से बात करें तो आपको क्या लगता है, मतदाता कैसे प्रतिक्रिया देंगे? और मुझे ये करना भी अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको क्या लगता है जब मतदाताओं को यह पता चलेगा कि प्रधानमंत्री को कैंसर था तो वे कैसे प्रतिक्रिया देंगे? ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, लेकिन क्या इसका मतदाताओं पर कोई असर पड़ेगा? और प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं? हाँ, हमें पता है कि प्रधानमंत्री की एक बड़ी सर्जरी हुई थी। उस समय वे अपने प्रोस्टेट को या प्रोस्टेट से ट्यूमर को हटवाने के लिए अस्पताल गए थे। आप जानते हैं, मैंने ये अनुमान लगाया था कि ये शायद कैंसरग्रस्त है, भले ही इसकी घोषणा नहीं की गई थी, क्योंकि अगर ये सिर्फ बड़ा हुआ होता तो आप युद्ध लड़ रहे हैं, आप सर्जरी के लिए नहीं जाते। प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस प्रक्रिया के लिए अस्पताल गए थे और रिपोर्ट भी आई थी। अब पहली बार ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि वे रेडिएशन ट्रीटमेंट ले रहे थे, और ये रेडिएशन ट्रीटमेंट उस सर्जरी के बाद किए गए थे, जिसका मतलब है कि या तो जो पहले हटाया गया था वो कैंसर था और कैंसर वापस आ सकता है, या वो प्री कैंसरस था लेकिन अब कैंसर के संकेत मिल रहे थे और नेतन्याहू रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं। अब कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री हाल के समय में अच्छे नहीं दिख रहे हैं। अब पिछले कुछ हफ्तों में वो बेहतर दिख रहे हैं। कुछ महीने पहले लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री थके दिख रहे थे, और अब ये सामने आ रहा है कि शायद इसका एक कारण उन सभी चीजों के अलावा जिनसे प्रधानमंत्री निपट रहे हैं, जिसमें युद्ध लड़ना भी शामिल है, वो है 7 मोर्चों पर युद्ध। वो रेडिएशन ट्रीटमेंट ले रहे थे। तो आपके पास एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो युद्ध संभाल रहे हैं, एक गठबंधन संभाल रहे हैं जो कभी भी उन्हें उनकी कुर्सी से हटा सकता है। आपके पास मीडिया में एक विरोधी खेमा है। आपकी अदालत सरकार के कदमों को रोकती है और अभियोजन पक्ष उन पर मुकदमा चलाता है, जिससे उन्हें गवाही देने अदालत जाना पड़ता है, और वो उसी समय रेडिएशन ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं। ये समझना मुश्किल है कि कोई व्यक्ति इतनी सारी चीज़ों से एक साथ कैसे गुजर सकता है और इतने अलग अलग मामलों को एक साथ कैसे संभाल सकता है, वो भी उस स्तर पर जहां दाव इतने ऊंचे हैं। तो सबसे पहले हम यही आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री अभी स्वस्थ हैं, और उम्मीद है कि सचमुच ऐसा ही है। पहला, वे अपने प्रोस्टेट में जो भी समस्या चल रही थी उससे पूरी तरह ठीक हो गए हैं, और दूसरा, रेडिएशन थेरेपी के खतरनाक प्रभावों से भी उबर गए हैं, जिससे आप जानते हैं, मेरा मानना है कि हम प्रधानमंत्री को उतना कमज़ोर दिखा रहे हैं जितना आपने उम्मीद नहीं की होगी। मुझे उम्मीद है प्रधानमंत्री अब इतने मजबूत हैं कि अपने कर्तव्यों निभा सकें,
इसलिए स्वस्थ प्रधानमंत्री होना जरूरी है। आपके पास एक ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए जो पूरी तरह से अपने सामने मौजूद कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सके। इसी कारण अमेरिकी राष्ट्रपति हर्जोग पर माफी देने का दबाव बनाते रहते हैं, ताकि प्रधानमंत्री को भी अब इस मुकदमे से और जूझना ना पड़े। जहां तक सवाल है कि इससे मतदाताओं पर क्या असर पड़ता है, हालिया सर्वे में नेतन्याहू सबसे उपयुक्त बताए गए हैं। मुझे लगता है कि इस घटना से जो बात सामने आती है, और जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे लिक्विड में संभावित अलग पार्टी को लेकर, वो है उत्तराधिकार की योजना, है ना? आप जानते हैं प्रधानमंत्री जवान नहीं है, वो उम्रदराज हो रहे हैं। इसी कार्यकाल में उनकी पेसमेकर की सर्जरी हुई थी। इसी कार्यकाल में उनकी प्रोस्टेट भी हटाई गई थी। तो भले ही वो कहते हैं कि वो पूरी तरह स्वस्थ हैं, लेकिन ये साफ है कि अब वो पहले जितने स्वस्थ नहीं हैं और उनकी उम्र भी बढ़ गई है। और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के उत्तराधिकारी को लेकर बड़े सवाल हैं, चाहे वो उनके लिकुड पार्टी के अंदर से हों या लिकुड पार्टी के बाहर से। मुझे नहीं लगता कि कम से कम दाईं ओर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे जनता प्रधानमंत्री नेतन्याहू के अलावा प्रधानमंत्री बनने के लिए उपयुक्त और भरोसेमंद मानती हो। और फिर से हम देखेंगे कि उस चुनाव से पहले क्या होता है, जो सबसे अधिक संभावना है कि अक्टूबर में होगा, अगर उससे पहले ना हो। और एलेक्स, मैं आज का शो फिलिस्तीनी प्राधिकरण के बारे में बात करते हुए समाप्त करना चाहता हूं। पीए ने 2 दशकों में पहली बार नगरपालिका चुनाव कराए, यहूदा और सामरिया और गाजा में। ये चुनाव कितने महत्वपूर्ण है? हमें याद रखना चाहिए कि महमूद अब्बास की पीए राष्ट्रपति चुनाव में जीत 2000 के दशक की शुरुआत में हुई थी और वे 4 साल के कार्यकाल के लगभग 20वें साल में हैं। पीए नगरपालिका चुनावों का क्या मतलब है और ये फिलिस्तीनी प्राधिकरण के नेतृत्व को आगे चलकर कैसे प्रभावित करेंगे? देखिए, ये कहना मुश्किल है कि इसका फिलिस्तीनी प्राधिकरण के भीतर और निश्चित रूप से फिलिस्तीनी प्राधिकरण और इजराइल के बीच संबंधों में बड़े स्तर की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। जितना मैंने शुरुआती नतीजों में देखा, बहुत सारे युवा उम्मीदवारों ने चुनावों में पद हासिल किए हैं। तो आप देख रहे हैं कि कुछ नगर पालिकाओं में पारंपरिक जनजातीय संरचना में बदलाव आ रहा है, और आप देख रहे हैं कि युवा नेतृत्व की ओर एक झुकाव है, जो कुल मिलाकर कम से कम फिलिस्तीनी प्राधिकरण के शासन की भ्रष्टाचार वाली बात से नाराज नजर आता है। तो फिलिस्तीनी प्राधिकरण के मामले में इजराइल की नज़र में मूल रूप से 2 मुद्दे हैं। एक तरफ हिंसा के लिए उकसावा है जो लगातार जारी है। आपके पास हत्या के बदले भुगतान वाली नीतियां हैं, जहां फिलिस्तीनी प्राधिकरण के बजट का अधिकतम 7% शहीद फंड कैदियों के फंड में जा रहा है। यानी जेल में बंद आतंकवादियों को वेतन भत्ते दिए जा रहे हैं और उन परिवारों को भी भत्ते दिए जा रहे हैं जिनके सदस्य प्रथम श्रेणी हत्या करते हुए मारे गए। फिर दूसरी तरफ भ्रष्टाचार का पहलू है, जहां अरबों खरबों डॉलर फिलिस्तीनी प्राधिकरण को सहायता के रूप में भेजे जा रहे हैं। मेरा मतलब है, ये आधुनिक भू राजनीति के इतिहास की सबसे खराब ठगी की योजनाओं में से एक है, जहां यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र, USAID आदि शामिल हैं। बस अरबों डॉलर अंदर डाले जा रहे हैं और महमूद अब्बास और उसके चहीते अरबपति बन गए हैं, है ना? महमूद अब्बास प्राइवेट जेट में घूमता है, वो अरबपति है, उसके बेटे भी अरबपति हैं, यासिर अराफात भी अरबपति था। ये स्वतंत्रता सेनानी अरबपति कैसे हो सकते हैं? क्योंकि असल में वे एक भयानक भ्रष्टाचार घोटाला चला रहे हैं, जिसमें पैसा आ रहा है और वे हर कॉन्ट्रैक्ट पर कमीशन ले रहे हैं। महमूद अब्बास, मैं सिर्फ समझाना चाहता हूं कि ये वैचारिक ढांचे में कैसे काम करता है। ये एक रिपोर्ट किया गया उदाहरण है, लेकिन मुख्य रूप से ढांचा समझिए। महमूद अब्बास अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पास जाते हैं, कहते हैं कि हमें अपने स्कूलों में एयर कंडीशनिंग चाहिए। स्कूलों में बच्चों के लिए एयर कंडीशनिंग नहीं है, क्या हमें पैसे मिल सकते हैं? तो अचानक स्कूलों में एयर कंडीशनिंग के लिए $300 मिलियन आ जाते हैं और महमूद अब्बास अपने चचेरे भाई के साथ सभी स्कूलों में एयर कंडीशनिंग लगाने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और महमूद अब्बास कमीशन लेते हैं। बिल्कुल, फिलिस्तीनी प्राधिकरण ऐसे ही काम करता है। तो यहाँ देखने वाली बात यह है, इन नगरपालिका चुनावों में उसके खिलाफ थोड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। पहली बार नगरपालिका चुनाव सिर्फ इसलिए हुए क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने नए चुनाव की मांग की।
इससे हिंसा के लिए उकसावे के मामले में और फिलिस्तीनी जनता के इजराइल के प्रति नजरिए में क्या बदलाव आएगा, ये तो अभी देखना बाकी है। निश्चित रूप से वहाँ अलग अलग गुट हैं। कुछ गुट ऐसे हैं जो मानते हैं कि इजराइल मजबूत है और आतंकवाद ने फिलिस्तीनियों को कोई सकारात्मक लाभ नहीं दिया है। असल में इससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी कठिन हो जाती है और उनकी आर्थिक स्थिति इजराइल के साथ कुछ हद तक सामान्य संबंधों से बेहतर हो सकती है। क्या इसका मतलब है कि वे हिंसा के लिए उकसाना बंद कर देंगे? आप जानते हैं, ये सब अभी देखना बाकी है। क्या इसमें बड़ा बदलाव आ सकता है? प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष को बाहर से हल किया जा सकता है। इसी कारण लेबनान के साथ वार्ताएं और अब्राहम समझौते अहम हैं। यहीं ईरानी आतंकवादी धुरी को कमजोर करने का मुद्दा भी जुड़ता है। अगर ईरानी धुरी टूटती है तो हमास भी उसका हिस्सा है। आप देख रहे हैं कि अब हमास पर दबाव डाला जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है। ऐसा लगता है कि हमास ने इन नगरपालिका चुनावों में उतना हिस्सा नहीं लिया जितना बताया जा रहा है। 7 अक्टूबर से पहले अगर चुनाव होते और हमास जीतता तो क्या होता? उन्होंने इससे दूरी बनाए रखी है। फिर से, मैं यहाँ सभी आंतरिक फिलिस्तीनी गतिशीलताओं का पूरा विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि ये हमास को नकारने का संकेत है जिस पर लगातार दबाव बढ़ रहा है, और महमूद अब्बास तथा उनकी सत्ता के केंद्रीकरण को भी नकारने का संकेत है। और देखते हैं कि क्या इस युद्ध के प्रति यहाँ कोई नया प्रतिक्रिया या संबंध सामान्य करने की दिशा में कोई कदम है। बस ये मत भूलिए, ये सिर्फ कुछ महीने पहले की बात है। इन कबीले जैसे हेब्रोन में, जहां इस हफ्ते ही नगरपालिका चुनाव हुए हैं, वहां कुछ कबीले कह रहे थे, हम फिलिस्तीनी प्राधिकरण से अलग होकर इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने को तैयार हैं। तो आइए देखें कि क्या ये चुनाव एक नई पीढ़ी को दिखाते हैं जो पहले जैसी ही है, या फिर उसमें कोई व्यावहारिकता है जो ये पहचानती है। इजराइल की संप्रभुता सर्वोच्च है, और एक संप्रभु इजराइल के साथ सामान्यकरण इजरायलियों के साथ साथ क्षेत्रों में रहने वाले फिलिस्तीनियों दोनों के लिए आर्थिक लाभ ला सकता है। हम देखेंगे आगे क्या होता है एलेक्स, लेकिन इस हफ्ते जेरूसलम इनिट का समय यहीं खत्म होता है। जॉश हैस्टन, जेएनएस न्यूज संवाददाता, एलेक्स फ्रीमन, जेएनएस के सीईओ के साथ हम इजराइल के यरूशलेम में स्थित जेएनएस मीडिया हब में हैं। यरूशलेम इजराइल राज्य और यहूदी लोगों की राजधानी है। मैं पर्दे के पीछे जेएनएस में काम करने वाले सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें सुपर थैंक्स दें और जेएनएस टीवी के सभी शानदार कार्यक्रम देखें। इजराइल, मध्य पूर्व और यहूदी जगत की ताज़ा खबरों के लिए jns.org देखें। अगले हफ्ते यरूशलेम इन पर फिर मिलेंगे।